सोचिए आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्वर है, 128 जीबी की रैम है, पेटाबाइट्स में स्टोरेज है और और एकदम शानदार लेटेस्ट प्रोसेसर्स लगे हैं। बिल्कुल एकदम टॉप नॉच हार्डवेयर। लेकिन उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस ही इंस्टॉल नहीं है। अरे फिर तो वो मशीन किसी काम की नहीं। सही कहा, वो बस प्लास्टिक, सिलिकॉन और धातु का एक बहुत महंगा डिब्बा बनकर रह जाएगा। एकदम सही उपमा दी है आपने। तो यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस डीप डाइव सत्र में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं, लेकिन कंप्यूटर के नहीं बल्कि पुस्तकालयों के ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी, क्योंकि एक शानदार इमारत खड़ी कर देना और उसमें लाखों किताबें भर देना तो बस हार्डवेयर जोड़ना हुआ। उसे एक सिस्टम की तरह चलाने के लिए जिस ओएस की जरूरत होती है वो है ग्रंथालय विधान या लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। और ये यूनिट 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, आज हम उन सबसे पेचीदा कानूनी ढांचों को डिकोड करेंगे जो ये तय करते हैं कि भारत में पुस्तकालय कैसे चलेंगे, किताबें कैसे रजिस्टर होंगी और पब्लिशिंग की कानूनी सीमाएं क्या हैं। तो ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। एकदम नहीं, हम इसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और एग्जाम के नजरिए से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि इस विधान की जरूरत ही क्या है। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नजरिया इस विषय को समझने लिए एकदम सटीक है, क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें तो बिना किसी ठोस कानून के पुस्तकालय कैसे चलते थे? शायद राजा महाराजाओं के शौक पर या दानदाताओं की दया पर। बिल्कुल। और एक सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब लंबे समय तक चलाने के लिए, दो चीजें सबसे अहम होती हैं। पहला है निरंतर वित्त यानी कंटिन्यूअस फाइनेंस। हाँ, पैसा तो चाहिए ही। और दूसरा है एक पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा। ग्रंथालय विधान यही ढांचा प्रदान करता है। अगर ये नहीं है तो आपका हार्डवेयर थोड़े दिन तो चलेगा, फिर जंग खा जाएगा। तो इस हार्डवेयर को बचाने की या कहें कि ये पहला ओएस बनाने की सबसे गंभीर कोशिश दुनिया में कहाँ हुई थी? अगर मैं सही हूं तो हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन में जाना होगा। एकदम सही। 1850 का साल था और ग्रेट ब्रिटेन में विलियम एवार्ड नाम के एक राजनेता ने। विलियम एवार्ड, ये नाम तो कैंडिडेट्स को याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव पेश किया था। दुनिया का पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था। मतलब उससे पहले कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था ही नहीं था। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस समय तक ये माना जाता था कि ज्ञान पर सिर्फ अभिजात वर्ग का हक है, अमीरों का हक है। हाँ, आम जनता की पहुंच से बाहर। विलियम एवार्ड के एक्ट ने ये स्थापित किया कि जनता के टैक्स का पैसा जनता के ज्ञानवर्धन के लिए यानी पब्लिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। पेशा कोल्हापुर और मद्रास के बीच का अंतर बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स का पेच फंसता है। बिल्कुल, कई कैंडिडेट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भारत का पहला एक्ट 1945 का कोल्हापुर सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम था या 1948 का मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। 1945 में जो कोल्हापुर अधिनियम आया वो एक रियासत द्वारा लाया गया कानून था। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो केवल राज्य के केंद्रीय पुस्तकालय तक ही सीमित था। उसने कोई नेटवर्क या चेन नहीं बनाई। मतलब अगर हम अपनी उपमा पर वापस जाएं तो उसने एक कंप्यूटर तो चालू कर दिया लेकिन लैन या इंटरनेट नहीं बनाया, कोई नेटवर्किंग नहीं की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके विपरीत जब हम 1948 के मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट की बात करते हैं तो वो भारत का पहला समग्र, वास्तविक और क्रियाशील अधिनियम था, यानी एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। हाँ, इसने पूरे राज्य में पुस्तकालयों का एक जाल बिछाने का कानूनी ढांचा दिया। और भारत में इस नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के मुख्य आर्किटेक्ट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। ये बात तो हमारे श्रोताओं को रटी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना डॉक्टर रंगनाथन के तो लाइब्रेरी साइंस की कोई चर्चा पूरी ही नहीं होती। सच में, मैंने पढ़ा था कि 1924 में जब डॉक्टर रंगनाथन ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने वहां विलियम एवार्ड वाले सिस्टम को असल जिंदगी में काम करते देखा था। हाँ, और उन्हें समझ आ गया था कि भारत को भी एक ऐसे ही मॉडल की जरूरत है। इसी विचार को उन्होंने 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश किया था। सिर्फ विचार ही नहीं, उन्होंने तो बाकायदा एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ड्राफ्ट करके सबके सामने रख दिया था ना। बिल्कुल, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट ही तैयार कर दिया था। और उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण 1948 का उनका यूनियन बिल था। उसमें क्या खास था? उन्होंने उस बिल में स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी की स्थापना और लाइब्रेरी सेस यानी ग्रंथालय उपकर लगाने का प्रावधान रखा था। ओ, लाइब्रेरी सेस,
यहीं से तो भारतीय पुस्तकालय विधान का सबसे विवादित अध्याय शुरू होता है। एकदम सही। सेस ये उपकर का मुद्दा हमेशा से जटिल रहा है। ये उपकर वाला पेंच मुझे हमेशा से खटकता है। मतलब अगर हम बाद की कमिटियों को देखें, जैसे 1963 में डॉक्टर सेन कमेटी ने जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल बनाया, हाँ, डॉक्टर सेन कमेटी। उसमें उन्होंने सेस को पूरी तरह से गायब कर दिया। फिर 1965 में डॉक्टर VKRV राव की अध्यक्षता वाले वर्किंग ग्रुप ने भी सेस की सिफारिश नहीं की। हाँ, उन्होंने भी इसे नकार दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर टैक्स नहीं लेंगे तो इन लाइब्रेरीज को चलाने का पैसा आसमान से तो टपकेगा नहीं। इन कमिटियों ने ये प्रावधान हटाया क्यों? देखिए, इसका बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं कड़वा राजनीतिक कारण है। अच्छा, राजनीतिक। किसी भी सरकार के लिए जनता पर एक नया उपकार या सरचार्ज लगाना राजनीतिक आत्महत्या जैसा होता है। वोट बैंक का सवाल है। समझ गई। जनता टैक्स के नाम पे भड़क जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर सेन कमेटी और राव वर्किंग ग्रुप ने ये महसूस किया कि लाइब्रेरी सेस से जो थोड़ी बहुत रकम इकट्ठी होती है वो इतनी कम होती है कि उससे पुस्तकालय का बुनियादी खर्च और कर्मचारियों का वेतन तक नहीं निकल पाता। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। बिल्कुल। तो उनका तर्क था कि पुस्तकालयों को जनता के चंद रुपयों के उपकर पर निर्भर छोड़ने के बजाय राज्य सरकार को सीधे अपने मुख्य बजट से एक निश्चित फंड आवंटित करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन सरकारें तो सरकारें हैं। मुख्य बजट से पैसा आना तो और भी मुश्किल काम है। वही तो। क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकताएं हावी हो जाती हैं। पुस्तकालयों को कौन पूछता है? यही जमीनी हकीकत है। नेतृत्व में अपना नया मॉडल एक्ट पेश किया तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। और वो रास्ता बहुत ही प्रैक्टिकल था। हाँ, उन्होंने कहा कि उपकर भी लगाओ और राज्य सरकार से मैचिंग ग्रांट भी लो, दोनों तरफ से फंड्स आएंगे। ये बहुत सटीक विश्लेषण है। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल था ताकि किसी एक स्रोत पर पूरी निर्भरता न रहे। और इन्हीं सब मॉडल बिलों से प्रेरणा लेकर धीरे धीरे राज्यों ने अपने कानून बनाने शुरू किए। और आज के समय में स्थिति क्या है? आज भारत के कुल 19 राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम लागू हैं। 19 राज्यों में? और नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम 2009 में अरुणाचल प्रदेश का है। ये श्रोताओं को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और एग्जाम में जब राज्यों के इन अधिनियमों की क्रोनोलॉजी या कालक्रम पूछा जाता है तो कैंडिडेट्स अक्सर वर्ष देखकर घबरा जाते हैं। हाँ, इतने सारे साल याद रखना मुश्किल तो है। लेकिन इस सीक्वेंस को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की निंजा टेक्निक है, खासकर शुरुआत के 5 राज्यों के लिए। अरे वाह, क्या ट्रिक है? बस एक एक्रोनिम याद रखना है, MAMMW। MAMMW। हाँ, पहला M है मद्रास 1948, ठीक है। A से है आंध्र प्रदेश 1960, दूसरा M है मैसूर जिसे अब कर्नाटक कहते हैं 1965, हाँ, मैसूर 1965। तीसरा M है महाराष्ट्र 1967 और आखिर में W से वेस्ट बंगाल 1979। मद्रास, आंध्रा, मैसूर, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया। ये MMM का फंडा एग्जाम में एलिमिनेशन या मैचिंग के सवालों में गेम चेंजर साबित होता है। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है डेटा को रिटेन करने का। श्रोताओं को इसे जरूर नोट कर लेना चाहिए। लेकिन क्या? अगर हम इस पूरी क्रोनोलॉजी से थोड़ा पीछे हटकर जमीनी हकीकत को देखें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वही सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है। 19 राज्यों में कानून बन गए, कागजों पर OS इंस्टॉल हो गया, तो क्या आज हमारे गांव और कस्बों में शानदार पब्लिक लाइब्रेरीज चल रही हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। कुछ शहरों को छोड़ दें तो हालत खस्ता ही है। बिल्कुल। जमीनी स्तर पर इन अधिनियमों की सफलता बहुत मिलीजुली रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह विफल रहे, लेकिन जो विजन डॉक्टर रंगनाथन का था वो हासिल नहीं हुआ। तो मुख्य दिक्कत कहाँ आई? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नौकरशाही की लाल फीताशाही रही। बजट आवंटित होने के बावजूद समय पर जारी नहीं होता, फाइलों में ये अटका रहता है। हाँ, दूसरा बड़ा कारण है बुनियादी ढांचे का अभाव। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, वो है मीडिया और तकनीक से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा। मतलब आप इंटरनेट और स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं? सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, जब से घर घर में रेडियो, फिर टीवी और अब हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा है, सूचना के लिए पुस्तकालय जाने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ये तो है। गूगल के जमाने में लाइब्रेरी कौन जाता है जब तक कि एग्जाम की तैयारी ना करनी हो? वही बात है। आज पुस्तकालयों को सिर्फ किताबों के गोदाम से आगे बढ़कर कम्युनिटी एंगेजमेंट और डिजिटल रिसोर्स सेंटर्स के रूप में खुद को अपग्रेड करना होगा। सही कहा।
अच्छा, इस सूचना और मीडिया से याद आया, जी, हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ पुस्तकालयों को तो नहीं चलाता। पुस्तकालयों के अंदर जो डेटा आ रहा है, यानी किताबें, अखबार, मैगजीन्स, उनका भी तो कोई कानूनी रेगुलेशन होता होगा। बिल्कुल होता है। 1867 का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम यानी पीआरबी एक्ट पीआरबी एक्ट। इसी नियंत्रण का हिस्सा था, है ना? हाँ, 1867 का पीआरबी एक्ट भारतीय मुद्रण इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद दस्तावेज है। विवादास्पद क्यों? क्योंकि ऊपर से देखने पर यह सिर्फ मुद्रित सामग्री का एक रिकॉर्ड रखने का कानून लगता था। इसके तहत नियम था कि हर छपी हुई किताब या अखबार पर प्रकाशक यानी पब्लिशर और मुद्रक यानी प्रिंटर का नाम और जगह स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। इसमें तो कोई बुराई नहीं लगती। साथ ही उन्हें एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बाकायदा एक डिक्लेरेशन या घोषणा करनी होती थी। अच्छा, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। अगर हम इसकी टाइमिंग पे गौर करें तो 1857 की क्रांति के ठीक 10 साल बाद ये कानून लाया गया। बिल्कुल, यही तो क्रोनोलॉजी है। मैं इस कानून को पुस्तकों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जैसा मानती हूँ, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इस बर्थ सर्टिफिकेट की चिंता इसलिए नहीं थी कि उन्हें किताबों से प्यार था। तो क्यों थी? उन्हें दरअसल उस बच्चे के माता पिता यानी पब्लिशर और प्रिंटर का पूरा अता पता चाहिए था, ताकि अगर उस किताब में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत की बात लिखी हो तो वे सीधे प्रिंटर के गिरेबान पकड़ सकें और सेंसरशिप लागू कर सकें। ये पृष्ठभूमि बिल्कुल सटीक है। इस कानून का मूल डीएनए ही सर्वेलेंस और कंट्रोल का था। ब्रिटिश राज की टिपिकल चाल। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि आजादी के इतने दशकों बाद तक हम इसी ब्रिटिशकालीन ढांचे को ढोते रहे। बहुत लंबा खिंच गया ये तो। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। 1 मार्च 2024 से प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट यानी पीआरपीए 2023 लागू हो गया है। अरे वाह, ये तो एकदम लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ, और इसने उस 150 साल पुराने पीआरबी एक्ट को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया है। यूजीसी नेट के कैंडिडेट्स के लिए तो ये सबसे हॉट टॉपिक होना चाहिए। तो 1867 से 2023 के सफर में असल में बदला क्या है? कई चीजें बदली हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये है कि अब मजिस्ट्रेट के दफ्तर में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मतलब बाबूगिरी खत्म? हाँ, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। दूसरा बड़ा बदलाव अथॉरिटी के नाम में है। क्या नाम रखा गया है अब? जीआई। आरएनआई अब पीआरजीआई बन गया है। इसे नोट करना जरूरी है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बदलाव मुझे लगा वो है इसके दायरे का सीमित होना। आप किस दायरे की बात कर रही हैं? मैंने पढ़ा था कि 2023 के इस नए एक्ट से किताबों और एकेडमिक जर्नल्स को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। क्या ये सही है? एकदम सही। और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। सरकार ने यह महसूस किया कि पीयर रिव्यू होने वाले वैज्ञानिक शोध पत्रों या फिक्शन नॉवेल्स को उसी नजरिए से रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है जिससे रोजमर्रा के समाचार पत्रों को किया जाता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल। अब ये कानून मुख्य रूप से केवल पीरियोडिकल्स यानी पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों पर केंद्रित है जो सार्वजनिक समाचार छापते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नजरिए से तो बहुत अच्छा है। पब्लिशर्स को राहत मिलेगी। काफी राहत मिलेगी। लेकिन जब हम प्रकाशन और किताबों की बात करते हैं तो कानूनी पचड़े सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं होते। वो तो है। 1867 का कानून तो सिर्फ एक टूल था, लेकिन आज भी लेखकों और प्रकाशकों के सर पर कई ऐसी तलवारें लटकती हैं जो सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 यानी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से टकराती हैं। आप मानहानि की तरफ इशारा कर रही हैं। जी बिल्कुल, मानहानि या डेफेमेशन। मानहानि का विषय कानूनी और पुस्तकालय विज्ञान दोनों के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 499 में इसकी बहुत विस्तृत परिभाषा दी गई है और धारा 500 में इसकी सजा तय है। इसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसमें जो सबसे क्रिटिकल शब्द है वो है प्रकाशन या पब्लिकेशन। कानूनी भाषा में प्रकाशन का मतलब सिर्फ किताब का छपना नहीं है। मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब अगर मैंने एक डायरी में किसी राजनेता के बारे में बहुत बुरा भला लिखा है और वो डायरी मेरे ही ड्रॉवर में बंद है तो वो मानहानि नहीं है? बिल्कुल नहीं। मानहानि का अपराध तब तक स्थापित नहीं होता जब तक वो प्रकाशन किसी तीसरे व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी तक ना पहुंच जाए। अच्छा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आप एक बंद लिफाफे में मुझे खत लिखती हैं जिसमें आप मुझे अपशब्द कहती हैं तो वो मानहानि नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ मैंने पढ़ा।
ठीक है। लेकिन अगर आप वही बात एक पोस्टकार्ड पर लिखकर भेजती हैं जिसे रास्ते में डाकिया या कोई और पढ़ सकता है, तो वो प्रकाशन माना जाएगा और मानहानि का केस बन जाएगा। ये तो बहुत ही बारीक फर्क है, पोस्टकार्ड वर्सेस बंद लिफाफा। है ना दिलचस्प? बहुत दिलचस्प। और जब मैं मानहानि के कानूनों को गहराई से देख रही थी तो मुझे धारा 499 के स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशंस ने बहुत चौंकाया। कौन सा स्पष्टीकरण? विशेष रूप से स्पष्टीकरण 1 जो कहता है कि किसी मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। हाँ, ये प्रावधान है। ये कैसे संभव है? मरे हुए व्यक्ति की छवि कैसे खराब हो सकती है? देखिए, कानून इसे एक अलग नजरिए से देखता है। मृत व्यक्ति खुद तो अदालत नहीं आ सकता, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ ऐसा प्रकाशित किया जाता है जो दुर्भावनापूर्ण है और जिससे उसके जीवित परिजनों या परिवार वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो वे मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। ओह, तो परिवार वाले केस कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह स्पष्टीकरण 2 के तहत कोई सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कोई कंपनी, कॉरपोरेशन या व्यक्तियों का समूह भी मानहानि का केस कर सकता है अगर उनके ब्रांड या क्रेडिट को नुकसान पहुंचाया गया हो। समझ गई। और आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई एक पब्लिशर है, मतलब एक ट्वीट किया और पब्लिश हो गया, वहां साइबर मानहानि एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। साइबर मानहानि तो आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हालांकि आपको याद होगा कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A, जिसका अक्सर ऑनलाइन पोस्ट पर मानहानि के नाम पर गलत इस्तेमाल होता था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार है। श्रेया सिंगल केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। श्रोताओं को इसका नाम जरूर याद रखना चाहिए। और इसके अलावा एक और बड़ी सीमा जो लेखकों पर लागू होती है वो है अवमानना यानी कंटेम्प्ट। कोर्ट की अवमानना, विशेष रूप से संसद और न्यायालय की अवमानना। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों और संसद को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। तो अगर कोई भ्रामक रिपोर्टिंग करे तो? अगर कोई प्रकाशक संसद की कार्यवाही की भ्रामक रिपोर्टिंग करता है या सदनों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो वह सीधे संसद की अवमानना का दोषी माना जाएगा। तो अब तक हमने ये देख लिया कि ओएस कैसे काम करता है, किताबें कैसे रजिस्टर होती हैं और क्या छापना लीगल है या इलीगल। जी। अब मान लीजिए कि एक पब्लिशर ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली और एक शानदार किताब छाप दी। हाँ, किताब बाजार में आ गई। अब सरकार चाहती है कि भारत में जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसे भविष्य के लिए आर्काइव किया जाए, सहेजा जाए। बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है पुस्तक तथा समाचार पत्र वितरण अधिनियम यानी डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 की। ये भारतीय ज्ञान संपदा को संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। 1954 के इस अधिनियम का मैकेनिज्म बहुत ही सीधा है। क्या है मैकेनिज्म? ये प्रकाशक पर एक वैधानिक जिम्मेदारी डालता है कि उसे अपनी किताब के प्रकाशन के ठीक 30 दिनों के भीतर अपने स्वयं के खर्चे पर उस किताब की एक एक प्रति 4 विशिष्ट पुस्तकालयों को भेजनी होगी। 30 दिन के भीतर और अपने खर्चे पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। और वे 4 पुस्तकालय कौन से हैं? कैंडिडेट्स को ये एकदम रटा होना चाहिए। आप ही बता दीजिए। पहली प्रति नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, को जाती है। ठीक। बाकी 3 सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नई दिल्ली और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी सवाल उठता है जो यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार घुमाकर पूछा गया है। क्या इन चारों को एक ही क्वालिटी की किताब भेजी जाती है? ये इस कानून का एक बहुत ही शानदार तकनीकी पहलू है। अधिनियम स्पष्ट करता है कि जो प्रति नेशनल लाइब्रेरी को भेजी जाएगी वो सर्वोत्तम गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी वाली होनी चाहिए। मतलब? यानी अगर किताब के 2 वर्जन छपे हैं, एक सस्ते कागज वाला पेपरबैक और एक प्रीमियम पेपर और फाइन बाइंडिंग वाला हार्ड कवर, तो नेशनल लाइब्रेरी को प्रीमियम वर्जन ही भेजना होगा। ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी का काम उस किताब को सदियों तक आर्काइव करना है, उसे बचाकर रखना है। बाकी बचे 3 पुस्तकालयों को वो सामान्य कॉपी दी जा सकती है जो बाजार में आम जनता के लिए बेची जा रही है। क्या बात है, ये डिटेल बहुत कम लोगों को पता होती है। जी। और 1954 के इस मूल अधिनियम में केवल किताबें शामिल थीं। लेकिन फिर 1956 में एक संशोधन हुआ जिसने इसमें समाचार पत्रों को भी जोड़ दिया। हाँ, 1956 में अमेंडमेंट हुआ था। अब अगर कोई प्रकाशक सोचे कि भाई मैं किताब क्यों भेजूं, मेरे 500 रुपए की किताब और ऊपर से कुरियर का खर्चा, तो उस पर पेनाल्टी क्या है? अगर प्रकाशक ऐसा करता है तो उस पर 50 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब आप सोचेंगे कि 50 रुपए तो बहुत कम है। मैं बिल्कुल यही सोच रही थी। 50 रुपए में तो आज एक ढंग की कॉफी भी नहीं आती।
पब्लिशर तो खुशी खुशी 50 रुपए दे देगा। लेकिन कानून 1954 में बना था, तब 50 रुपए बहुत होते थे। और सबसे बड़ी बात, जुर्माने की रकम सिर्फ 50 रुपए नहीं है। और क्या है? अगर मामला किसी किताब का है तो उन 50 रुपयों के साथ साथ न्यायालय उस किताब के मूल्य के बराबर का अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है। अच्छा, तो अगर किताब 1000 रुपए की है तो 1050 रुपए का जुर्माना। बिल्कुल। और ये जो रिकवरी होती है वो उसी पुस्तकालय को मुआवजे के तौर पर दे दी जाती है जिसे किताब नहीं मिली थी। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो क्या ये बात सरकारी किताबों पर भी लागू होती है? हाँ। या अगर कोई अपनी पुरानी किताब का दूसरा एडिशन निकाल रहा है तो क्या उसे फिर से 30 दिन के अंदर 4 कॉपियां भेजनी पड़ेंगी? देखिए, सरकारी प्रकाशनों पर यह नियम बिल्कुल लागू होता है, बशर्त यह है कि वे किताबें केवल आधिकारिक उपयोग यानी फॉर ऑफिशियल यूज ओनली के लिए ना हो। गुप्त दस्तावेजों को छोड़कर, मतलब? हाँ। जहां तक नए संस्करण की बात है, कानून बहुत स्पष्ट है। अगर दूसरा संस्करण सिर्फ एक रीप्रिंट है, यानी उसमें एक भी अक्षर का नया बदलाव नहीं हुआ है, तो उसे दोबारा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर प्रकाशक ने उसमें एक नया पैराग्राफ, कोई नई तस्वीर या एक नया अध्याय भी जोड़ा है, तो वह कानूनी रूप से एक नया प्रकाशन माना जाएगा और उसे वे चारों प्रतियां फिर से भेजनी होंगी। ये स्पष्टता एग्जाम हॉल में कैंडिडेट्स के बहुत काम आएगी। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को अगर हम एग्जाम के ट्रेंड्स के साथ जोड़ें तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जी जरूर। पहला, डॉक्टर सेन समिति 1963 जिसने सेस हटाया। सही। दूसरा, 1956 का वो साल जब डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में अखबार जोड़े। एकदम सही। तीसरा, मानहानि के लिए थर्ड पार्टी पब्लिकेशन का होना जरूरी है। और चौथा, जो सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण है कि PRPA 2023 के तहत अब किताबों और एकेडमिक जर्नल्स को रजिस्ट्रेशन से आज़ादी मिल गई है और RNI अब PRGI बन गया है। बिल्कुल परफेक्ट रिकैप। UGC नेट का पैटर्न अब केवल रट कर जाने वाले छात्रों के लिए नहीं रहा। वे अब कथन और कारण यानी असर्शन एंड रीजन वाले सवाल पूछते हैं, जहां आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि कोई कानून क्यों बना या कोई संशोधन क्यों हुआ। और हमारा ये डीप डाइव इसी लॉजिक को तो मजबूत करता है। हमने 1850 के विलियम ईवार्ड से लेकर 2023 के PRPA तक के सफर को डिकोड कर लिया। हाँ, एक बहुत ही लंबा और दिलचस्प सफर। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां किंडल पर ई-बुक्स पढ़ी जा रही हैं, रिसर्च पेपर्स डिजिटल डेटाबेस पर पब्लिश हो रहे हैं और भौतिक मुद्रण यानी फिजिकल प्रिंटिंग लगातार कम हो रही है। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो जरा सोचिए, 1954 का डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट तो स्पष्ट रूप से भौतिक प्रतियों को कुरियर से भेजने की बात करता है, लेकिन जो ज्ञान आज सिर्फ डिजिटल स्पेस में पैदा हो रहा है और वहीं खत्म हो रहा है, उसे नेशनल लाइब्रेरी कैसे सहेजेगी? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या ये एक्ट इंटरनेट के इस अदृश्य ज्ञान को कानूनी रूप से संरक्षित करने में सक्षम है, या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अब एक ऐसे मेजर अपग्रेड की जरूरत है जो डिजिटल आर्काइविंग को भी अनिवार्य बनाए? ये एक बहुत ही गंभीर नीतिगत सवाल है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान तभी बचेगा जब आज के कानून उस तकनीक के साथ कदम ताल करेंगे, वरना बहुत सारा ज्ञान डिजिटल ब्लैक होल में खो जाएगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं से कहूंगी कि वे इस विषय पर अपने स्तर पर भी गहराई से सोचें। ये केवल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जानकारी और ज्ञान के संरक्षण का भविष्य है। सही कहा। आज के इस गहन अध्ययन सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें और अपने जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें।